अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एजुकेशन सर्चर आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 11 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। और केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसके अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, किन किन फैक्टर्स पे हमारा ये चैप्टर डिपेंड कर रहा है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। केमिकल काइनेटिक्स की सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। पहले बात करते हैं ये जो वर्ड है हमारे सामने, काइनेटिक्स। द वर्ड काइनेटिक इज अ ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स मोशन, मूव करना यानी। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं आइए देखते हैं। रेट एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर 2, मैकेनिज्म थ्रू विच रिएक्शंस अकर। क्या वो मैकेनिज्म होते हैं जिसके ज़रिए रिएक्शन सारे होते हैं, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। नंबर 3, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस के रेट पे डिपेंड करते हैं। नंबर 4, ऑप्टिमम कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को हासिल करने के लिए, यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, उसके लिए हमें क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है। ऑप्टिमम कंडीशन से मुराद प्रेशर आप कितना दोगे, टेम्परेचर कितना दोगे, कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करोगे, ताकि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी प्रोडक्ट आपको मिल सके। सब टॉपिक्स अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स की, तो मेरे पास जो पहला सब टॉपिक्स है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिएक्शन का रेट किस बातों पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये भी इसी के अंदर एक कैटेगरी है, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर आती है ये। लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट एक्सप्रेशन पूरा हमें बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के हम ऑर्डर कैसे बता सकते हैं कि वो किस ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 0 ऑर्डर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट एक्सप्रेशन से यानी लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें एक कांस्टेंट मिलता है दैट इज के, और वो कहलाता है रेट कांस्टेंट। आप सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी इन टॉपिक्स को। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन तेज़ होगा, रिएक्शन स्लो होगा, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे। एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। रेट, देखें कोई भी चीज़ टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो सिंपल ही कहलाती है रेट। अब यहाँ पर बात हो रही है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। The rate of decrease in concentration of a reactant or increase in the concentration of a product, या ये कह लें the concentration of a reactant decrease with time, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के अंदर किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की, और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता रहता है, प्रोडक्ट के अंदर। तो इसीलिए नाम बना रेट ऑफ रिएक्शन, कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है वक्त के साथ, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बढ़ रही है टाइम के साथ, जब भी प्रोडक्ट हमें मिलता है इन दी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, रेट बराबर है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, CONC कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। कितना टाइम ले रहा है रिएक्शन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का, सिंपल। और अगर मैं इसके यूनिट पे बात करूं, बहुत सिंपल यूनिट है। कंसंट्रेशन का यूनिट चाहे रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, मोल पर DM क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स पर DM क्यूब। और टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड, तो इसका जो यूनिट बनेगा हमारे पास वो बनेगा मोल अपॉन DM क्यूब, या ये कह लें मोल अपॉन DM क्यूब सेकंड। यूनिट आ गया हमारे पास मोल अपॉन DM क्यूब सेकंड। DM क्यूब और सेकंड आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन में बस फ़र्क इतना सा है, रेट ऑफ रिएक्शन एट द एंड ऑफ द मोमेंट का होता है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन अकर हो जाए। मगर अगर मैं चाह रहा हूँ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे, पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे रेट पता चले, पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे पता चले कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट के अंदर, तो मैं पता लगा सकता हूँ, और वो टेक्निक कहलाती है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। वो डेफिनेशन हमारे किसके अंदर आती है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे या इंस्टेंट पे मुझे पता लगाना है कि मेरा रिएक्टेंट
कितना वक्त के साथ चेंज हुआ, टाइम के साथ चेंज हुआ और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो वो पॉइंट या वो इंस्टेंट कहलाता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम शो करते हैं dx अपॉन dt। डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन, x रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कंसंट्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ टाइम मतलब कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। देन हमारे पास आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। स्टेटमेंट देखते हैं इसका। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। रिएक्टिंग स्पीशीज से मुराद जो भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनका रेट केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज के। एक्टिव मासेस क्या होते हैं, पहले एक रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद एक्टिव मासेस पर आते हैं। एक रिएक्शन है मेरे पास, ए रिएक्टेंट है और ये जो एक्स है कोफिशिएंट है, इसका कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे 1 2 3। इसी तरीके से बी मेरे पास दूसरा रिएक्टेंट है और उसके साथ एक कोफिशिएंट है वाई, इसमें यहाँ भी कोई भी नंबर हो सकता है। ये दोनों आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, डेट इज सी। अब मुझे मैथमेटिकली मैं कैसे लॉ ऑफ मास एक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। अब यहाँ पर एक्टिव मासेस जो मैं आपको बता रहा था, एक्टिव मास जो होते हैं इज द मोलर कंसंट्रेशन, लो जो आपके पास बॉक्स में नजर आ रहा है, एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस एक्सप्रेस इन मोल पर डीएम। क्या सिंपल ये कह लें कि मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी रिएक्टेंट का जो एक्सप्रेस होता है किसके अंदर, मोल पर डीएम क्यूब में। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज के। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं एंड देन वो कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर। रेट जिसे मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वो कहलाता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अब देखें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं कंसंट्रेशन को लिख रहा हूँ, ए की कंसंट्रेशन देन बी की, ये जो उसके ऊपर पावर आ रही है ना एक्स और वाई, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दोनों रिएक्टेंट के बाहर जो पावर आ रही है वो आ रही है कोफिशिएंट की पावर। आप देखें ए के बराबर में क्या कोफिशिएंट है, एक्स, इसी तरह बी के बराबर में एक जनरल रिएक्शन है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। ए के बराबर में एक्स आ रहा है, बी के बराबर में वाई आ रहा है। जब हम एक्टिव मास लिख रहे हैं, एक्टिव मास लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट देन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देन जो कोफिशिएंट है उसका ए के बराबर में एक्स, उसकी पावर लिख दी हमने। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट बी एंड देन बी के साथ जो उसका कोफिशिएंट है वाई। तो रेट बना, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज अज्जा, कितने आपके पास रिएक्टेंट मौजूद हैं। प्रोडक्ट की बात कहीं नहीं हो रही, यानी रेट टोटली डिपेंड करता है किस पर, एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज पे। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा दैट इज के, और ये कांस्टेंट है वेयर के इज द रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आपको इक्वेशन गिवन होगी और सवाल में आपको रेट एक्सप्रेशन भी निकालने को कहा जा सकता है कि आप रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट करें यहाँ पर H2 होता A की जगह, B की जगह O2 होता, प्रोडक्ट बनता है H2O, तो A की जगह आ जाता है H2 और B की जगह आ जाता है O2। तो सिंपल ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकल कर आया किसके लिए, रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन रिएक्शन, और ये लॉ ऑफ मास एक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहलाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल है, एक हमारे पास रिएक्शन है, पिछला वाला रिएक्शन मैंने ले लिया, एक्स कोफिशिएंट है, ए रिएक्टेंट है, इसी तरह वाई मेरे पास कोफिशिएंट है और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है दैट इज सी, दोनों मिलकर प्रोडक्ट में बना रहे हैं एक सी। मुझे कैसे निकालूं मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डेफिनेशन में बाद में आते हैं, पहले मैथमेटिकली इसको देखते हैं। ये आ गया मेरे पास इस इक्वेशन का जो भी अभी हमने बनाया था रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन कैसे बना सकते हैं ये आपके सामने मौजूद है। dx बाई dt, ए हमारे पास रेट कांस्टेंट है, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट ए, इसी तरह एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट बी, इनके ऊपर पावर इनकी कोफिशिएंट की आ गई, ए के साथ x और इसी तरह बी के साथ बी की पावर आ गई y। अब मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, इस रिएक्शन का जो गिवन रिएक्शन है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट कह लें या पावर कह लें ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स पे क्या क्या पावर है, देखिए ए के ऊपर यानी ए रिएक्टेंट के ऊपर पावर है x,
कोई सा भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं ताकि हर एग्जाम्पल पर हम लगा सकें। v के ऊपर पावर है y, यानी सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट पावर ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट एक्सप्रेशन। हमारे पास ये रेट एक्सप्रेशन है, इनमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, a और b, इनकी पावर का सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, रेट एक्सप्रेशन हमारे पास ये मौजूद है। रेट एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट स्पीशीज है दैट इज a एंड b, इनकी जो पावर है द सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ द रिएक्टेंट, वो कहलाता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको किसी भी रिएक्शन का निकालना है तो आपको पहले उसका रेट एक्सप्रेशन डिटरमाइन करना होगा। रेट एक्सप्रेशन आप डिटरमाइन कर देंगे, देन आप सिंपली क्या करें, सम कर दें तमाम एक्सपोनेंट का रिएक्टेंट के ऊपर जितने भी हैं, वो आपका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर x की जगह यहाँ 2 होता, y की जगह 1 होता, तो 2 + 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनता 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके बारे में वो डिस्कस करते हैं। नोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन ओनली ऑन द एक्सपेरिमेंटल बेसिस। ये इंपॉर्टेंट बात थी, एक्सपेरिमेंटल बेसिस की बुनियाद पे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, या आप इक्वेशन को देखकर। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेंजेस फ्रॉम 0 to 3, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। तो ये लिमिट है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की किसी भी इक्वेशन के हवाले से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, अभी हमने देखा था पिछले इक्वेशन के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था तो एक k आया था यहाँ पे कांस्टेंट, वेयर k इज़ अ रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। पहला जो इसका पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ अ फिक्स वैल्यू एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी k की वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है एक ख़ास टेम्परेचर पर। अगला पॉइंट है हमारा इसके हवाले से, वैल्यू ऑफ k वेरी करती है विद टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती रहती है टेम्परेचर के साथ और फिक्स रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। सही, ये पॉइंट दिमाग के अंदर रखने। वैल्यू ऑफ के रिमेन अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड का मतलब चेंज ना होना, ऑल्टर्ड का मतलब चेंज होना, अनऑल्टर्ड का मतलब चेंज ना होना। रिमेन्स अनऑल्टर्ड विद अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मेरे पास 1 और k की वैल्यू थी मेरे पास 1 एक्सपोनेंट -3। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी 2। अब क्या सेहत पे असर पड़ेगा k के, तो लिखा हुआ है कि अगर आप कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बदलेंगे तो k की वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगी, अनऑल्टर्ड रहेगी। तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट की। एंड देन अब मूव करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। पहला जो हमारे पास फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ये कि कुछ रिएक्टेंट्स हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो वो स्लो कहलाएंगे रिएक्शन। इसी तरह अगर वो रिएक्टेंट जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे फास्ट रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की नेचर पे भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट स्पीशीज़ की, रेट उतना ही तेज़ जाएगा और रिएक्टेंट उतनी तेज़ी से वक्त के साथ साथ चेंज होंगे किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होती है कोलिजन की वो बढ़ जाती है किनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान ऑफ द रिएक्टेंट। दैट्स वाई आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की तो क्या बढ़ता रहेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ता रहेगा। देन हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ अ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट प्ले करते हैं एक अहम रोल हेट्रोजीनस रिएक्शन में। हेट्रोजीनस रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें बोथ रिएक्टेंट्स डिफरेंट स्टेट में पाए जाएं। स्टेट का मतलब एक सॉलिड में हो रिएक्टेंट, एक गैस में हो। तो यहाँ पर सरफेस एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्टेंट का। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्टेंट का उतना ही आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आपको मिलेगा ज़्यादा। देन हमारे पास है टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू थंब रूल, हमारे पास एक थंब रूल है। थंब रूल ये कहता है विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि थंब रूल के मुताबिक जितना आप 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे रिएक्टेंट का, डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगा। तो सिंपल हमें इस रूल के मुताबिक समझ में आ गई ये वाली बात कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के साथ बढ़ता ही बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल भी साथ में बढ़ेंगे।
देन काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये चारों फैक्टर हमें ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इन चारों के बढ़ने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। देन हमारे पास है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट बेसिकली हमारे पास जो मेन फंक्शन होता है कैटलिस्ट का, वो चेंज करना होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, इसी तरह लो है, तो उस पर सारा वर्क करता है कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज़ करना। खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा मगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसे हम इनहिबिटर भी कहते हैं, उसका काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना। जब हमें ज़रूरत है कि प्रोडक्ट बन चुका है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। कम करने के लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसे हम इनहिबिटर भी कहते हैं। तो कैटलिस्ट का बड़ा अहम रोल है एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करने के लिए। इनहिबिटर दैट इज़ नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसके बारे में अभी बात की मैंने। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सनलाइट की रोशनी में पाए जाते हैं, रेडिएशन उनमें आता है। और रेडिएशन ऐसे प्रोसेस जो सनलाइट की रोशनी में पाए जाए, उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है। मतलब हम देख के ही बता सकते हैं कि अगर ये सनलाइट की रोशनी में है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमें सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बताई सारी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट क्या काम करता है। दैन अब मूव करते हैं हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए बात की थी। इट इज़ एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्सेस एनर्जी होती है, मॉलिक्यूल को चाहिए होती है ताकि वो प्रोड्यूस करें एक इफेक्टिव कोलिजन। और फॉर्मूला आपके सामने शो हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी बराबर है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, इट इज़ अ मिनिमम एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, एक्सेस एनर्जी है। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए मॉलिक्यूल को ताकि वो प्रोड्यूस करें इफेक्टिव कोलिजन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर मैं माइनस कर दूं एवरेज इंटरनल एनर्जी, तो मेरे पास जो एनर्जी निकल कर आती है वो आती है एक्टिवेशन एनर्जी। ज़्यादा से ज़्यादा इट इज़ एक्सेस एनर्जी जो मॉलिक्यूल को चाहिए ताकि वो कोलिजन को कर सकें आपस में एक दूसरे के दरमियान, और रिएक्शन तेज़ी से तेज़ हो। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन, जितने भी आयनिक रिएक्शन है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड जिसके अंदर बनते हैं या आयनिक प्रोडक्ट जिसके अंदर मिलती है हमें, वो सारे के सारे कहलाते हैं फास्ट रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन आर वेरी फास्ट रिएक्शन एंड दे हैव लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एज वेल एज दे आर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है और बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं। इनका रेट आप बता नहीं सकते। इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आप बता सकते हैं, लेकिन कंप्लीट रेट आप इनका नहीं बता सकते कि कब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये कहलाते हैं फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शन फिर हमारे पास आता है दोज रिएक्शन विच टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर कंप्लीशन हैव वेरी लो स्पीड, यानी कि जो लंबा टाइम लें कंप्लीशन के लिए उनकी लो स्पीड होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन उनकी हाई वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी होती है। हाई वैल्यू से मुराद एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो तो स्पीड क्या हो गई, रिएक्शन की कम हो गई। ये वाला पॉइंट आपस में इनवर्सली लिंक है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्पीड रिएक्शन की क्या होगी, कम होगी। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की कम होगी, स्पीड फास्ट होगी। और स्लो रिएक्शन में हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत ही डिटेल रिएक्शन है ये, बहुत टाइम लेता है ये, तो वो अंदर आता है किसके, स्लो रिएक्शन में, रस्टिंग ऑफ आयरन। मॉडरेट रिएक्शन ना ज़्यादा तेज़ होते हैं ये और ना ज़्यादा स्लो होते हैं, मेजरेबल रेट्स पे ये वर्क करते हैं। मॉडरेट रिएक्शन में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक और कोवलेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक दुनिया है अपनी। ऑर्गेनिक रिएक्शन जितने भी हो गए, कोवलेंट कंपाउंड जितने भी बनते हैं, वो सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शन है, ना जल्दी होते हैं ना स्लो होते हैं, तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी भी मॉडरेट रहती है। तो यहाँ हमने सारे डिस्कस किए टॉपिक्स रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि आए किसके अंदर, केमिकल काइनेटिक फॉर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हवाले से। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने देखा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस किया। दैन इसके बाद हमने देखा कि डिफरेंस क्या है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर।
उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं अपना, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँ। कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो को आपको जल्दी से मिल सके, आपको इंतज़ार करना ना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।